Hi, I am Jhumki. Welcome to my YouTube channel. राकेश और सुरेश दो दोस्त थे। दोनों ही गरीब घर से थे, पर उन दोनों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रहा था। आखिरकार बहुत समय बाद उन दोनों को एक शहर में नौकरी मिल ही गया। एक ही दिन में दोनों को उसी कंपनी में ज्वाइन करना था, इसीलिए एक गार्डन में जाकर उन दोनों ने मिलकर बातें कर रहा था। भाई, कितने दिनों बाद हमें ये नौकरी मिला है, पर उन्होंने कहा है कल ही हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। इतनी कम समय में हम सब कुछ कैसे इंतजार करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसी अनजान शहर में हमें रहने के लिए ठिकाना कहाँ मिल जाएगा? हाँ वही तो, अगर हमने कल ज्वाइन कर भी ली तो हम रहेंगे कहाँ? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है, पर हम करेंगे भी क्या? हालत इतनी बुरे है कि हम इनकार भी नहीं कर सकते। वह दोनों ऐसे ही बातें कर रहा था, तभी उनका पड़ोसी विजय वहाँ पर आके खड़ा हो गया। मैंने सुना है तुम दोनों को शहर में कोई नौकरी मिला है। हाँ, तुमने सही सुना। हम ये सोचकर परेशान है कि हम शहर में जाकर रहेंगे कहाँ। उन दोनों के बातें सुनकर विजय गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह कहा, उस शहर के पास ही कृष्णापुर नाम का एक गाँव है। वहाँ पर पास में ही एक मकान है। अगर तुम दोनों चाहते हो तो वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन कैसे? असल में उस मकान मालिक का नाम है दयाराम। वह बहुत दयालु है। वह गरीब लोगों से कम पैसे लेते हैं। मैं तुम्हारे बारे में फोन पर बात कर दूंगा। इतना कहकर विजय वहाँ से चला गया। वह दोनों उसी शाम कृष्णापुर के लिए रवाना हो गया। बस ने 5 घंटे बाद रात के 11:30 बजे के समय उन दोनों को कृष्णापुर बस स्टैंड पर उतर दिया। वो दोनों अकेले उसी बस स्टैंड पर इधर उधर ऑटो या रिक्शा के लिए नजरें दौड़ा रहे थे। कमाल है, यहाँ पर रात के 11:30 बजे ही यहाँ पर सन्नाटा पड़ा हुआ है। हाँ यार, मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। तभी उन दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी स्पीड से अपने साइकिल लेकर वहाँ से चला जा रहा था। सुरेश और राकेश को देखकर उसने तुरंत अपने साइकिल को रोक दी। लगता है शहर में तुम दोनों नए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमें यहाँ पर जो मकान है वहाँ पर जाना है, मगर हमें यहाँ पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या ऑटो नजर ही नहीं आ रहा। कौन सा मकान? वो जो कृष्णापुर में है ना, लाल रंगों का एक मकान है ना, वही मकान की बात कर रहा हूँ। लाल मकान की बातें सुनते ही उस आदमी का पूरे शरीर कांपने लगते हैं। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उस मकान तक पहुंचने के लिए आप दोनों को यहाँ से जंगल से जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, और आप दोनों को पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात में आप दोनों को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वे बड़ी फुर्ती से साइकिल दोहराकर वहाँ से चला गया। राकेश और सुरेश दोनों बहुत थके हुए थे। उन दोनों वहाँ से पैदल उसी जंगल के कच्चे रास्ते से चल पड़े। अब कितनी दूर और चलना पड़ेगा? तभी उन दोनों को दूर से जलते हुए एक रोशनी नजर आई। वही तो है, वो लाल मकान। लगता है विजय ने हमें इस मकान के बारे में ही बोला था। हाँ, शायद यही होंगे। कुछ ही देर में वो दोनों एक पुराने लाल मकान के सामने खड़े हुए थे और उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन वहाँ आसपास कोई दूसरी मकान का नाम और निशान तक नहीं था। राकेश, यहाँ पर कोई और एक भी मकान नहीं है। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। हमें कौन सी पिकनिक मनानी है? हमें तो कुछ वक्त यहाँ पर काटना है। और तभी उस मकान से एक बूढ़ी महिला बाहर आते हैं और उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगा। उस बूढ़ी महिला को देखकर सुरेश और राकेश को एक अजीब सा लगा। माफ कीजिएगा, इतनी रात को हमने आपको परेशान किया। असल में हमें विजय ने भेजा है। हमें मकान मालिक से मिलना है। हमें एक छोटा सा कमरा किराए पर लेना था। उस बूढ़ी महिला के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो भारी आवाज में बोली, तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आई हो। इतना कहकर वह बुढ़िया अंदर चली गई। राकेश और सुरेश भी उनके पीछे जाने लगा। उन दोनों ने देखा उस मकान के सामने एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है। उन दोनों की निगाह उस पर गई ही थी कि तभी
उस पेड़ से एक बड़ी साइज की बिल्ली ने सुरेश पर हमला कर दिया। फिर देखा कि बिल्ली उसे खा जाने वाली नजरे से देख रहा है। ये देखकर राकेश की भी होश उड़ गई। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी बड़ी बिल्ली नहीं देखा। तू सही कह रही है, लगता है हम दोनों कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। और तभी अचानक उस मकान का दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उस मकान एक खंडर में तब्दील हो गया और फिर उस बुढ़िया के होठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आ गया। वह अपना भयानक चेहरा लिए हुए उन दोनों की ओर उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। सुरेश चीखता हुआ उस बुढ़िया की ओर देखकर बोलने लगा, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? बुढ़िया की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी शमशान घाट से उठ कर आई हो। वह भयानक आवाज में बोली, मेरे घर में तुम दोनों का स्वागत है। मेरे बिल्ली काफी समय से भूखा था। हमें यहाँ से जाने दो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ पर आया है। मेरे बिल्लियों को ताजा रक्त और मांस खाने को मिलेगा। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? और तभी उस बड़ी पेड़ से बड़ी बड़ी साइज की बहुत सारे बिल्लियाँ निकलकर उन दोनों के सामने आ गया और अचानक उन सभी ने सुरेश के ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन बिल्लियों ने सुरेश को खाकर एक कंकाल में बदल दिया। राकेश पागलों की तरह भागने लगा। उसने देखा कि उसके पीछे वह बुढ़िया और सारे भयानक बिल्लियाँ उसी की ही ओर भागी आ रही है। राकेश चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागे जा रहा था। तभी उसे दूर से एक जगह पर रोशनी नजर आया। तभी वो देखा वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था जहाँ पर कुछ लोग भी था। राकेश दौड़ता हुआ उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा वह बुढ़िया और सारे बिल्लियाँ देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। राकेश डर से बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खोली तो उसने देखा कि उसे कब्रिस्तान में कुछ लोग घेरे हुए खड़े थे। राकेश ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना उन्हें बता दिया। उनमें से एक व्यक्ति राकेश की ओर देखकर बोला, दरअसल तुम जिस मकान के बारे में बोल रहा हो वह तो बस स्टैंड के नजदीक है, मगर रात के वक्त तुम शायद रास्ता भटक गया और उस मकान की ओर चला गया जो भूतों से आबाद है। मैं आपके बात का मतलब नहीं समझा। असल में बहुत समय पहले उस मकान में एक शैतान का पुजारी रहता था। वह एक बुढ़िया थी। उसे बिल्लियाँ पालने की शौक थी। कहते हैं कि उन बिल्लियों के रूप में वो सब खून चूसने वाले प्रेत थे। उस बुढ़िया की मौत के बाद यहाँ पर लोगों की लाशें मिलने लगा। उसकी पाली हुई बिल्लियाँ जो कि सब प्रेत थे, उन बिल्लियों ने सब पर हमला करने लगा। धीरे धीरे ये सारा इलाका खाली हो गया। तुम नसीब वाले हो जो जिंदा बच गया। तुम्हारा दोस्त तुम्हें अब कभी वापस नहीं मिलेगा। बहुत कम ही लोग हैं जो उन भूतिया बिल्लियों से बच जाता है।